हेलो बच्चा पार्टी, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात की थी और हमने ये देखा कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द अनसर्टेनिटीज इन किसके अंदर मोमेंटम हो, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो वेलोसिटी हो, चाहे वो एनर्जी और टाइम हो, राइट। एक लास्ट फॉर्मूला और बाकी है इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, जो कि रिलेशन है बेसिकली किस चीज़ का, एक तो हमारा पोजीशन का और साथ में हम लोग बोल सकते हैं वेवलेंथ का। तो इनका क्या रिलेशन है, आइए समझते हैं इसको, क्योंकि जो क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं वो लास्ट ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो इसको भी हम लोग खत्म करते हैं, फिर उसके बाद में हम लोग चलेंगे अपने नए सब टॉपिक के पास। सो इसको डिराइव करने के लिए हमें ये समझना होगा कि लेमडा जो होता है ये किसके बराबर है, ये बराबर है बेटा एच अपॉन पी के। ये किसने बताया था? डी ब्रोगली वेवलेंथ ने। ठीक है, सो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होगा ये बराबर होगा एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, पी इज मोमेंटम। अब हमको ये पता है कि यदि मैं इसको क्या करूं, यदि इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, पी, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ एच अपॉन पी स्क्वायर। किसके बराबर हो जाएगा? माइनस एच अपॉन पी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा ये। अब यहाँ पे जो ये डी लेमडा है बेटा, ये डी लेमडा बेसिकली हमको समझा रहा है किसके बारे में? अनसर्टेनिटी के बारे में। और वो अनसर्टेनिटी किसके अंदर देखी जाएगी? अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ। अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ। और ये जो है डीपी, ये डीपी बता रहा है अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इन किसके अंदर? मोमेंटम। मोमेंटम, ठीक। तो एक क्या हो गया हमारे पास? अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ। एक क्या हो गया? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अब यहाँ पे मैं क्या देख रहा हूँ कि जब अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ और अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को जब मैं देख रहा हूँ तो इज इक्वल टू माइनस आ रहा है बेटा। तो ये माइनस जो साइन है इसका यहाँ पे कोई इतना ज्यादा महत्व या इंपॉर्टेंस है नहीं। क्यों? क्योंकि जो अनसर्टेनिटी आती है बेसिकली वो प्लस या माइनस में ही रहेंगे। मतलब जो एरर आएंगे बेसिकली वो तो या तो प्लस माइनस करके 0.002% ऐसा कोई एरर दे देगा किसके अंदर, या तो वेलोसिटी या पोजीशन किसी भी चीज में। तो ये प्लस माइनस की टर्म्स में ही होंगी, तो इस माइनस का कोई महत्व तो यहाँ पे है नहीं। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं यहाँ से, है ना। इसको हमने क्या कर दिया? हटा दिया। सो यहाँ से हम डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं कि जो डी लेमडा बाई डी पी होगा ये बराबर होगा किसके? एच अपॉन पी स्क्वायर के। सो यहाँ से dp इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरे पास? d लैम्डा इंटू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय h। क्लियर है सबको यहाँ तक? मैंने जस्ट क्या निकाला है? dp इज इक्वल्स टू, ये इधर चला जाएगा तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये डिवाइड में आ जाएगा, तो ये बन गया मेरे पास। अब मुझे क्या करना है? dp की वैल्यू तो आ गई। अब मुझे ये पता है कि यदि मैं अनसर्टेनिटी निकालना चाहूँ तो ये क्या आ गया? अनसर्टेनिटी इन किसके अंदर? पोजीशन, dx पोजीशन में हो गया। साथ में क्या आ गया? dp, ये आ गया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, तो ये किसकी लिमिट कितनी आ सकती है मेरे पास? ये h अपॉन 4 पाई के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? मतलब उससे बड़ा होगा बट मिनिमम कितना हो सकता है इसके? इक्वल, तो h अपॉन 4 पाई। अब ये जो dp आ रहा है, चेंज इन मोमेंटम या फिर अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, ये वैल्यू हम लोग यहाँ से उठा के वहां पे पुट कर सकते हैं। तो ये किसके बराबर आ जाएगा बेटा? dx का dx रहेगा। dp की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ इंटू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या बोल सकते हैं? h इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। इस h को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? dx डी पाई इज इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई इंटू पी स्क्वायर। सो ये हमारा रिलेशन आ गया किस किस के साथ? दिस इज अनसर्टिनिटी इन किसके अंदर? पोजीशन। एंड दिस इज अनसर्टिनिटी इज किसके अंदर? वेवलेंथ। तो अब हम लोगों ने अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल की हेल्प से इजीली कैलकुलेट करना सीख चुके हैं कि ये अनसर्टिनिटी यदि कभी पोजीशन में निकालनी होगी तो मोमेंटम में कितना अनसर्टिनिटी आएगा, मोमेंटम में कैलकुलेट कर लिया तो पोजीशन में कितना आएगा, वेलोसिटी में अनसर्टिनिटी कितना आएगा, एनर्जी और टाइम का रिलेशन हम लोगों ने देख लिया कि एनर्जी में अनसर्टिनिटी तुम्हें पता है तो टाइम के अंदर अनसर्टिनिटी कितनी होगी, या अनसर्टिनिटी इन टाइम पता है तो एनर्जी की क्या होगी। नेक्स्ट तुमने किसका देख लिया? पोजीशन और लैम्डा। सो ये बेसिकली सारे रिलेशंस कंप्लीट हुए किसके अंदर जो आते हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? चलिए आप इसको उतारिए, फिर हम लोग नया सब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए चलिए बच्चा पार्टी, सो आप तो वही सेम प्रोसेस फॉलो करो, पॉज करो वीडियो और उतार लो, मैं बस पढ़ाते चलता हूँ, है ना। सो नेक्स्ट जो सब टॉपिक है हमारा वो है बेटा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ठीक है, कौन सा है? क्वांटम
मैकेनिकल मॉडल। तो ये कह सकते हो तुम लोग कि जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने बहुत कुछ कवर कर चुके हैं अब तक, ठीक है। सो ये इस चैप्टर का सबसे लास्ट वाला पोर्शन स्टार्ट होगा, जिसमें हम लोग ये सीखेंगे कि जो हमारा एक एटम है, उस एटम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, लाइक शेल, सब शेल, ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, उनके हम लोग जो स्ट्रक्चर्स बनेंगे उनकी या शेप होंगी उनकी, उनके बारे में बात करेंगे कि उनकी शेप क्या होंगी। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कैसे हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किस जगह पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, किस जगह पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम है। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं हमारी, ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से ही डिराइव होती हैं। सो हमारा जो टॉपिक है वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ठीक, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। अब बेटा इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को आप समझने से पहले, इसको समझने से पहले हम लोगों को दो तरीके की मेरे पास थ्योरीज होती हैं, उन थ्योरीज को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि यदि वो थ्योरीज हमको समझ में नहीं आएंगी तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें तो वो आता है हमारे पास कौन सा, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं अपन लोग? क्लासिकल मैकेनिक्स, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूटोनियन न्यूटोनियन डायनामिक्स। न्यूटोनियन डायनामिक्स। अब भैया हम लोग ये समझते हैं कि ये क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है, न्यूटोनियन डायनामिक्स क्या है। सो न्यूटोनियन डायनामिक्स की ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बता चुका था कि जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, है ना, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स मतलब बड़े साइज के पार्टिकल, लाइक प्लैनेट्स हो गए, कार हो गया, बुलेट हो गया, फुटबॉल हो गया, मतलब कोई भी चीज़ हमारी जो लाइफ में आती है, हमारी डेली लाइफ में हम लोग जिसको देखते हैं, तो वो सब क्या है मेरे पास, वो आगे बेसिकली वो किसको फॉलो करते हैं, न्यूटोनियन डायनामिक्स को फॉलो करते हैं वो सारे पार्टिकल जो कि मैक्रोस्कोपिक हैं। सो बेसिकली इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें क्या पता लगता है, तो ये थ्योरी बेसिकली हमारी हेल्प करती है किसके लिए, टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ किसका, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। बात समझ में आ रहा है? ये किसके लिए हेल्प करती है, टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। सो हम लोग यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी, with the help of this theory we can observe the motion of किसका, of a macroscopic पार्टिकल, ठीक है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। और मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूँ, जो डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं, जैसे बुलेट हो गया, फुटबॉल हो गया, कोई भी बॉल हो गई, कोई भी बैट हो गया, कार हो गया, ट्रक हो गया, जितनी भी चीजें हैं ये सब कैसी आएंगी, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के अंदर आएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे वो इनके मोशन के बारे में आइडिया देने वाले सबसे पहले जो विद्वान थे बेसिकली, उनका नाम था बेटा न्यूटन। क्या नाम था? न्यूटन, जो कि किसके अंदर आए, क्लासिकल मैकेनिक्स में। तो जो न्यूटन थे, उन न्यूटन ने बेसिकली क्या बोला, अकॉर्डिंग टू न्यूटन, उन्होंने अपना एक लॉ दिया बेटा, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, सेकेंड लॉ है क्या, F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे जो F है वो F इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्सेलरेशन की ध्यान देना, मैंने क्या किया, इसको हम लोग बेटा इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इसको क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी। अब इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, तो मैं दो बार इसको इंटीग्रेट करूंगा। पहली बार जब इंटीग्रेट करूंगा विद रेस्पेक्ट टू टी, तो ये जो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, वेलोसिटी के अंदर। यदि मैंने इसको दूसरी बार इंटीग्रेट किया तो ये बेसिकली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, इसकी पोजीशन के अंदर। बात समझ में आ रहा है? सो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो ये आएगा ये किसके बराबर आ जाएगा, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर, किसके बराबर आ जाएगा, डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल टी स्क्वायर। क्लियर है? सो ये जो एक्स है, एक्स मेरे को क्या बता रही है, अबाउट द पोजीशन ऑफ किसका, पार्टिकल। जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उस मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन निकालने के लिए हम लोगों को एक फॉर्मूला दिया गया। किसने दिया? वो न्यूटन ने दिया, जो कि सेकंड लॉ आता है मेरे पास, सेकंड लॉ कहते हैं उसको, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं किस चीज को, पोजीशन को कैलकुलेट कर सकते हैं ऑफ किसका, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। क्लियर है? अब इस थ्योरी में किसी भी सिस्टम की स्टेट को किस तरीके से डिफाइन किया गया,
किसी भी सिस्टम की स्टेट को किस तरीके से डिफाइन किया गया, तो ये बोला अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, state of any particle is predicted by the applying all forces on the surface of particle। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कोई भी मेरे पास एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल की पोजीशन निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यूज किया, जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी पोजीशन को निकाल सकते हैं। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि किसी भी सिस्टम की पोजीशन या फिर उसकी स्टेट को बताना होगा, तो उसकी स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमें क्या देखना होगा कि उस पर्टिकुलर पार्टिकल पे ऊपर कितने डायरेक्शन से और कौन कौन सी टोटल फोर्सेस लग रही हैं। यदि हमें ये फोर्सेस पता होंगी तो हम क्या कर सकते हैं, उस पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये हमें पता लगा किससे, क्लासिकल मैकेनिक्स या फिर न्यूटोनियन डायनामिक्स इसको बोलते हैं। फटाफट से आप इसको पॉज करके लिखिए, मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट इज क्वांटम मैकेनिक्स, या फिर बेटा इसी को नाम दिया गया कौन सा, वेव मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स या फिर इसी को नाम दिया गया क्या, वेव मैकेनिक्स। जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि क्लासिकल मैकेनिक्स ने क्या बताया हम लोगों को, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के मोशन के बारे में बताया, समझ में आ रहा है। अब क्वांटम मैकेनिक्स किसको कहते हैं, तो हम लोगों को ये जानना था कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो हैं उनकी पोजीशन का तो पता लग गया, लेकिन ऐसे वाले पार्टिकल जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल के हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, एटम्स हो गए, क्या हम लोग इनकी पोजीशन को बता सकते हैं कि इनकी पोजीशन ये लोग कहाँ प्रेजेंट होंगे। सो इसकी पोजीशन या फिर इसके मोशन को बताने के लिए एक थ्योरी दी गई। क्या किया गया, इनके मोशन को बताने के लिए एक थ्योरी दी गई, और उस थ्योरी में ये एज्यूम किया गया कि जो एनर्जी होगी और मोमेंटम होगा वो कैसा होगा, मेरे पास कंजर्व रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस थ्योरी, है ना, या फिर ऐसे लिख देते हैं, a new theory was governed to calculate या फिर predict the motion of किसका, of माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। और ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स कौन से हैं, तो मैंने अभी आपको बताया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है ना, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। सो इनको प्रेडिक्ट करने के लिए, मोशन को प्रेडिक्ट करने के लिए एक थ्योरी दी गई, और उस थ्योरी में ये एज्यूम किया गया, है ना, उस थ्योरी में ये एज्यूम किया गया एंड एज्यूम दैट एनर्जी and momentum will be constant, ये चेंज नहीं होंगे। एनर्जी और मोमेंटम जो होगा उसको बोला कि ये चेंज नहीं होगा विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। किसके अंदर, क्लासिकल थ्योरी या फिर वेव थ्योरी जो अपन लोग बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स जिसका नाम देते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को ये देखना है कि यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर बहुत सारे लॉज दिए, है ना, डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसके अंदर बहुत सारे लॉ दिए, और वो कौन कौन से साइंटिस्ट थे, तो जैसे हमारे पहले हैं मैक्स बॉर्न, है ना, कौन है, मैक्स बॉर्न, ये साइंटिस्ट थे। दूसरे साइंटिस्ट जो आते हैं हमारे बेटा, जिनको तुम जानते हो, अभी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था जिनके बारे में, जिसका नाम क्या है, श्रोडिंगर।
सॉरी कौन सा, हाइजनबर्ग है ना, क्या नाम है उनका, हाइजनबर्ग। और भी कुछ साइंटिस्ट थे, और भी कुछ साइंटिस्ट थे, है ना। तो इन साइंटिस्ट ने बेसिकली जो थ्योरी दी उसको नाम दिया मैट्रिक्स मैकेनिज्म, मैट्रिक्स मैकेनिक्स, सॉरी मैट्रिक्स मैकेनिक्स। ये जो साइंटिस्ट थे इन लोगों ने क्या किया, जो थ्योरी दी उनको नाम दिया गया क्या, मैट्रिक्स मैकेनिक्स। अब जो मैट्रिक्स मैकेनिक्स थी, इन्हीं पे एक और साइंटिस्ट थे जो दूसरे काम कर रहे थे, जिनका नाम था इरविन श्रोडिंगर। इन्होंने जो थ्योरी दी बेसिकली, इन्होंने जो थ्योरी दी इसको क्या बोला गया, तो ये जो थ्योरी थी हमारे पास इसको बोला गया बेटा वेव मैकेनिक्स। क्या बोला गया इसको, जल्दी बोलो फटाफट से, वेव मैकेनिक्स। तो ये हो गया मेरे पास वेव मैकेनिक्स। अब कुछ टाइम बाद हमको ये पता लगा कि जो थ्योरीज इन्होंने दी थी मैक्स बोर ने और हाइजनबर्ग ने, है ना, इनको मैट्रिक्स मैकेनिज्म बोला गया और इरविन श्रोडिंगर ने वेव मैकेनिक्स बोला गया, जो इन्होंने थ्योरी दी थी। बाद में जाके ये पता लगा कि जो इन दोनों में रिजल्ट बहुत ज़्यादा अलग अलग नहीं आ रहे थे, रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही आ रहे थे, बट जो ज़्यादा एक्यूरेट समझा गया या फिर आज हम लोग जो फॉलो करते हैं बेटा, वो हम लोग फॉलो करते हैं कौन सा, इरविन श्रोडिंगर का इक्वेशन, जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, वेव मैकेनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, वेव मैकेनिक्स बोलते हैं। अब इन दोनों की दोनों थ्योरी से हम लोगों को क्या पता लगता है, हम लोगों को बेसिकली ये पता लगता है कि जो हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स है, या फिर पहले वाला जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था, क्लासिकल मैकेनिक्स था। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स होता है बेटा वो बेसिकली डिटरमिनिस्टिक है। क्या है वो, डिटरमिनिस्टिक है। और ये जो है मेरे पास ये प्रोबेबिलिस्टिक है ना। कौन कौन सा, तो एक मैंने क्या बोला, एक मैंने बोला डिटरमिनिस्टिक और एक मैंने क्या बोला बेटा, प्रोबेबिलिस्टिक, है ना, प्रोबेबिलिस्टिक। तो एक डिटरमिनिस्टिक और एक प्रोबेबिलिस्टिक। ये प्रोबेबिलिस्टिक जो है ये कौन सी थ्योरी है, ये बेसिकली क्वांटम मैकेनिक्स है। ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है, ये प्रोबेबिलिटी वाली चीज है, ठीक है। और वहां पे जो हम लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ा था वो क्या था, डिटरमिनिस्टिक। डिटरमिनिस्टिक मतलब हम क्या कर पा रहे थे, किसी भी पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन को खोज पा रहे थे। लेकिन इस थ्योरी में हम लोग ये देखेंगे कि एग्जैक्ट नहीं, बट हम लोग क्या है, ऐसी प्रोबेबिलिटी करते हैं, ऐसा अनुमान लगाते हैं कि हाँ भाई साहब जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इस जगह पे प्रेजेंट होगा। समझ में आ रहा है। सो और समझने के लिए आप पहले इसको उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो चलिए बढ़े आगे। अब हम लोग इसी थ्योरी को आगे क्या करेंगे बेटा, कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास, इसमें स्टेट ऑफ सिस्टम जो था उसमें क्या था, जो क्लासिकल मैकेनिक्स थी उसमें क्या था बेटा, उसके अंदर स्टेट ऑफ सिस्टम को डिफाइन किया था ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस जो उस पार्टिकल के ऊपर आके लग रही हैं, उनके बेसिस पे। लेकिन यहाँ पे जो स्टेट ऑफ सिस्टम है, स्टेट ऑफ सिस्टम, स्टेट ऑफ सिस्टम is defined by, is defined by a wave function, by a wave function जिसको क्या बोल दिया गया, जिसको साई बोल दिया गया बेटा। इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, साई, PSI, क्या बोलते हैं इसको, साई बोलते हैं। क्लियर है। तो उन्होंने बोला कि किसी भी सिस्टम की स्टेट को हम लोग डिफाइन करेंगे तो एक वेव फंक्शन दे दिया जिसको क्या बोल दिया गया, साई। और उन्होंने बोला कि साई की वैल्यूज जो होंगी ये हमें पता होंगी, एक्स डायरेक्शन में क्या है, वाई डायरेक्शन में क्या है, जेड डायरेक्शन में क्या है, या फिर टी टाइम पे किस जगह पे है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली किसी भी पार्टिकल की क्या कर सकते हैं, पोजीशन या उसके बारे में और जो भी विशेषताएं होंगी जो बतानी होंगी वो हम लोग क्या कर सकते हैं, ईजिली बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ व्हाट, साई। ठीक है। अब एक चीज और ऑब्जर्व हुई कि जब हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट होता है, तो ग्राउंड स्टेट में आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, मेरे पास सबसे ज्यादा होगी। लेकिन होता क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन मेरे पास एक्साइटेड स्टेट में गया, तो एक्साइटेड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन बहुत समय तक नहीं रहता है। ये हमने देखा था
कि इसकी जो लाइफ होती है उस जगह पर रहने की बेसिकली वो होती है 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻8 सेकेंड, मतलब इतने कम समय के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, एट द एंड उसको आना कहाँ होता है, ग्राउंड स्टेट में। तो ग्राउंड स्टेट में उसका जो टाइम रहता है रहने का, वो टाइम कैसा है, बहुत ज्यादा है। तो हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, किसके लिए, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। बात समझ में आ रही है। बट जब हम लोग एक्साइटेड स्टेट की बात करेंगे, तो एक्साइटेड स्टेट में जब हम लोग इन मोशन की बात करें, या फिर उसके मोशन ऑफ डायरेक्शन की बात करें, उसकी वेलोसिटी की बात करें, उसकी पोजीशन की बात करें, तो ये सारी चीजें जो होंगी जब एक्साइटेड स्टेट में बात करेंगे, तो ये ऑब्जर्व हुआ कि क्लासिकल थ्योरी से और वेव मैकेनिक्स थ्योरी से, ये दोनों थ्योरी से जो रिजल्ट आ रहे थे, वो रिजल्ट कैसे आ रहे थे, सेम। मतलब जो दोनों थ्योरी हैं, दोनों थ्योरी सही प्रूफ हो रही थी, किसके लिए, इन पार्टिकल्स के लिए। बट कब, जब इलेक्ट्रॉन जो है वो मेरे पास किस स्टेट में प्रेजेंट होना चाहिए, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है। सो अगला पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख दें बेटा, नोट पॉइंट है, इन एक्साइटेड स्टेट, इन एक्साइटेड स्टेट बोथ थ्योरीज, बोथ थ्योरीज गेव, कैसा रिजल्ट बेटा, सेम रिजल्ट। दोनों थ्योरी ने कैसा रिजल्ट दिया, सेम रिजल्ट दिया। कौन कौन सी थ्योरी, तो पहला वाला जो हमारे पास था क्लासिकल थ्योरी, और दूसरा कौन सा है, वेव मैकेनिक्स थ्योरी। अब हमें क्या समझना है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या समझना है अब हम लोगों को, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। सो नेक्स्ट इज, सो श्रोडिंगर एक साइंटिस्ट थे, है ना, जिनके बारे में अभी मैंने आपको बताया। तो हुआ क्या था, बेसिकली 1926 की बात है। तो 1926 में इरविन श्रोडिंगर ने एक वेव थ्योरी दी। ठीक है। और ये बेस थी एजम्पशंस के ऊपर। ठीक है। मतलब जो थ्योरी दी थी उन्होंने, वो कैसी थी, एजम्पशन के ऊपर बेस थी। और उन्होंने ये बोला था कि जो एक इलेक्ट्रॉन है ना, उस इलेक्ट्रॉन, जब मेरे पास कोई भी एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कोई भी पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, मैंने उसको इलेक्ट्रॉन मान लिया है। तो जब वो क्या कर रहा होगा, मोशन में होगा, जब वो मोशन में होगा, तो बेटा उसके अंदर हम लोगों ने स्टैंडिंग वेव का कॉन्सेप्ट डाला। मतलब हमने उसको सिस्टम को कैसा मान लिया, कि वो सिस्टम जो होगा वो स्टैंडिंग वेव का होगा। बात समझ में आ रहा है। सो इनकी जो थ्योरी थी, ये क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द assumptions that the microscopic particle माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल हैज, कैसा बेटा, हैज स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव सिस्टम। अब ये स्टैंडिंग वेव सिस्टम क्या है, तो ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, एक बार फिर से बता देता हूँ। तो मैंने क्या किया, बेसिकली मेरे पास एक धागा है, और एक मेरे पास क्या है, एक गोल सी प्लेट है, मैंने धागे में छेद किया और मैं ऐसे घुमा रहा हूँ। तुमने गेम तो खेला होगा ना, कभी कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन के साथ, है ना, या फिर किसी और कैप के साथ। तो जब हम उसको धागे के साथ ऐसे घुमाते हैं, फिर उसके बाद में ऐसे खींचते हैं उसको, है ना, तो देखा होगा वो दबा के क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब यहाँ पे जब तुम लोग वेव्स देखते हो, तो वेव्स कैसी दिखाई देती हैं, कि इस जगह पे मेरे पास क्या है, यहाँ से मान लो कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, यहाँ से कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, यहाँ से कुछ ऐसे दिखाई देती है, यहाँ से कुछ ऐसे दिखाई देती है। दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट्स के बीच में जब धागे वाली वेव देखोगे, तो कुछ आपको इस तरीके से दिखाई देंगी। समझ में आ रहा है। अब इसमें जो ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट बेसिकली किसका है, ये पार्टिकल्स का है। ठीक है। और ये क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन पे ही जस्ट ये ऊपर और नीचे मूव कर रहा है, कुछ इस तरीके से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो धागा यहाँ का था पार्टिकल, वो धागा यहाँ पे पहुंच गया, नहीं। समझ में आ रहा है। सो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं। तो इन्होंने भी क्या बोला, कि जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, यदि वो मोशन है मेरे पास, तो वो क्या कर रहे हैं, उसको स्टैंडिंग वेव क्या कर लिया, स्टैंडिंग वेव का सिस्टम कंसिडर कर लिया। ठीक है। और इन्होंने बोला कि यहाँ पे जैसे मान लो मेरे पास एक वेव चल रही है ऐसे, इस तरीके से। ठीक। तो इसको क्या बोला बेटा, इसको यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है, ये वाला है ना, ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड होता है बेसिकली। तो इस वेव को उन्होंने रिप्रेजेंट किया किससे, साई से। किससे रिप्रेजेंट किया, साई से। तो ये क्या होगा मेरे पास, एम्पलीट्यूड फंक्शन। तो ये जो साई है, ये माइनस बोला, और इसको क्या बोल दिया, प्लस साई बोल दिया। क्या बोल दिया इसको, प्लस साई। क्लियर है। चलो फटाफट से इसको उतारो।
चलो बड़े बच्चा पार्टी। तो बेसिकली यहाँ पे जो मेरे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए क्या किया उन्होंने, क्या किया, एक थ्योरी दी, ठीक है, उसकी पोजीशन को समझाने के लिए, उसके बारे में समझाने के लिए एक थ्योरी दी, और उसमें कॉन्सेप्ट जो डाला वो क्या डाला, स्टैंडिंग वेव सिस्टम मान के उसको आगे थ्योरी दी। अब इनकी थ्योरी क्या थी वो देखते हैं अपन लोग, है ना। सो बेटा ये थ्योरेटिकल पार्ट है पूरा, पहले थ्योरेटिकल पार्ट समझेंगे, ठीक है, जहां पे न्यूमेरिकल्स का चीज आएगा वो देखते हैं अपन लोग। ठीक, सो नेक्स्ट इज, सो इनके अनुसार ये बोला गया कि जो पार्टिकल है उसकी जो वेव एनर्जी होगी वो कैसी रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है, और वो टाइम के साथ क्या होगी, चेंज नहीं होगी। जो टाइम है, अभी मैंने आपको बताया कि इस थ्योरी कैसी है, एजम्पशंस के ऊपर बेस्ड है, और इसमें ऐसा मान लिया गया कि जो एनर्जी होगी और मोमेंटम होगा वो दोनों टाइम के साथ क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे। तो पार्टिकल हुज एनर्जी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, उसको, उसके लिए एक वेव इक्वेशन दी। वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन श्रोडिंगर के द्वारा क्या दी गई बेटा, फॉर अ पार्टिकल, फॉर अ पार्टिकल, फॉर अ पार्टिकल हुज, जिसकी एनर्जी इज नॉट चेंजिंग, इज नॉट चेंजिंग विद किसके साथ, विद टाइम, विद किसके साथ, टाइम। और इन्होंने बोला कि ये बराबर होगा किसके, तो एक इक्वेशन दी उन्होंने, साई इज इक्वल्स टू ई साई, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, क्लियर है। साई क्या है, वेव फंक्शन है, साई क्या है, वेव फंक्शन है। यहाँ पे ई जो है, ई जो है ये मेरे पास क्या है, एनर्जी ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर टोटल एनर्जी इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, जल्दी बोलो फटाफट से, ई को अपन लोग टोटल एनर्जी भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये है इसको अपन लोग हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। और जो साई है, साई को अपन लोग वेव फंक्शन के नाम से जानते हैं। साई को किस नाम से जानते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, वेव फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब हैमिल्टोनियन ऑपरेटर का मतलब क्या है, तो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो इन मैथमेटिक्स, मेरे को क्या करना है, 5 × 4, क्या करना है, 5 × 4। तो 5 का क्या कर रहा हूँ, बेसिकली मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, 5 का मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इस मैथमेटिक्स में जो ऑपरेटर होगा, बेसिकली ऑपरेटर क्या है मेरे पास, ऑपरेटर है बेटा ये मल्टीप्लाई। ऑपरेटर क्या, जल्दी बोलो फटाफट से, ये मल्टीप्लाई। मतलब 5 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 20 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जो फंक्शन हो गया इसके अंदर, वो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन क्या हो गया, जल्दी बोलो फटाफट से, मल्टीप्लीकेशन। फंक्शन क्या हो गया इसका, जल्दी बोलो फटाफट से, मल्टीप्लीकेशन। तो ऑपरेटर तो इसका मल्टीप्लाई हो गया, फंक्शन क्या है इसका, मल्टीप्लीकेशन। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं एम कैप, इस तरीके से। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, एम कैप। तो एम क्या हो गया मेरे पास, मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या हो गया, ऑपरेटर। तो बेसिकली ऑपरेटर आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग ऐड करें या डिवाइड करें, है ना, तो ये क्या होते हैं, बेसिकली इनको हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर कह सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये क्या है मेरे पास, ये भी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा क्या बताने के लिए, उस पार्टिकल के बारे में बताने के लिए, मतलब पार्टिकल से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन बताने के लिए क्या होगा, ये बेसिकली हेल्पफुल होगा, ठीक है। अब यहां से ये देखा गया कि जो मेरे पास ये एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ये बेसिकली बराबर होता है किसके, v प्लस टी के, है ना। ये भी क्या है, ऑपरेटर है ना, v और t। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि v और t जो है मेरे पास बेटा इस जगह पे, इनको समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये है क्या। तो इसके लिए जो v है इसको बोलते हैं अपन लोग पोटेंशियल एनर्जी। ये कौन सी चीज है हमारे पास, पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है। और टी जो है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास,
ये काइनेटिक एनर्जी है। ये कौन सी चीज है मेरे पास, जल्दी बोलो फटाफट से, ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। क्लियर है सब लोगों को? तो आप लोग इसको जल्दी से देखो फटाफट से, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। चलिए, चले बच्चा पार्टी पढ़े आगे। सो श्रोडिंगर ने अपनी क्या दे दी, वेव इक्वेशन दे दी। वेव इक्वेशन किस लिए दी है, कि जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक लेवल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को जानने के लिए एक फंक्शन दिया जिसका नाम है वेव फंक्शन। और यहाँ पे हैमिल्टोनियन ऑपरेटर एक इसके बराबर आ गया, v प्लस टी, वेयर v इज पोटेंशियल एनर्जी एंड t इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब बेटा जी इस जगह पे क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मेरे पास h है ये तो v प्लस टी के बराबर है, तो v प्लस टी साई इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, ई साई के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी तो किसके बराबर था, ई साई के बराबर था। क्लियर है सब लोगों को? अब यहां से इन्होंने क्या किया, अब श्रोडिंगर गेव वेव इक्वेशन फॉर वन डायरेक्शनल। 1D के लिए इन्होंने क्या किया, एक वेव इक्वेशन दे दी। श्रोडिंगर ने क्या किया 1D के लिए, कि मेरे पास कोई भी पार्टिकल जो होगा वो पार्टिकल भाई कैसे होगा, एक तरफ मेरे पास कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एक तरफ कौन सा वाई एक्सिस है, एक तरफ क्या है मेरे पास जेड एक्सिस है, ये तीन एक्सिस के अराउंड ही होगा। तो अभी इन्होंने क्या माना कि 1D माना, और 1D मान लेते कौन सा वाला, ये एक्स वाला मान लेते कि ये मेरे पास वन डायरेक्शनल हो गया। समझे? तो इसके लिए एक वेव इक्वेशन दिया इन्होंने, और वेव इक्वेशन क्या था मेरे पास, तो इन्होंने बोला कि डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। अब देख के तुम लोग घबरा मत जाना कि ये क्या है, ठीक है, देख के घबरा मत जाना, और हमको समझ में भी नहीं आएगा कि आया कहाँ से है, और मैं ही नहीं, कोई भी नहीं समझा पाएगा आपको इसको। ये सब चीजें जो हैं ये हायर मैथमेटिक्स है। जब पीएचडी और बड़े बड़े कॉलेज, इवन तुम आईआईटीज में जाओगे तो आईआईटीज एनआईटीज में जब आप लोग पढ़ोगे तो वहां पे भी आपके पास फिजिक्स के अंदर मैक्सवेल का पूरा एक बुक है, ग्रिफिथ्स, है ना, तो उस ग्रिफिथ्स के अंदर भी आपको ये सारी चीजें इजीली मिल जाएंगी। क्लियर हुआ? सो यहाँ पे अभी जो श्रोडिंगर का जो मैथमेटिक्स था बेटा वो बहुत तगड़ा वाला मैथमेटिक्स था। इस चीज के लिए उनको क्या मिला, नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो जिस चीज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हो वो इजीली तो अचीव नहीं हो सकता। बात समझ में आ रहा है? सो हमें सिर्फ ये समझना है कि क्या क्या उन्होंने बेसिकली हमें स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश की। या तुम डायरेक्ट इसको किताब से पढ़ने की कोशिश करोगे तो चीज़ें इजीली समझ में नहीं आती हैं बेटा। इसीलिए मैंने क्या किया है, इनको बुक मैंने पढ़ा है और एक सिंपल नोट्स में उसको तोड़ा है, और वही नोट्स जस्ट मैं आपके सामने बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चीज़ किस तरीके से होती है और उसको कैसे समझा जा सकता है। समझे? सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे जो श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दी 1D के लिए वो बेसिकली ये इक्वेशन दी। अब मान लो यदि मैं तीनों डायरेक्शन को मान लूं तो तीनों डायरेक्शन के लिए मेरे पास फाइनल जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन क्या होगी, तो बेटा यहां पे हम लोग बोलते हैं फॉर 3D जो आएगा मेरे पास वो आती है डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे जो ई है ये क्या है मेरे पास, ये टोटल एनर्जी है। ये क्या है मेरे पास, जल्दी बोलो फटाफट से, ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी। ठीक है, और ये जो है ये मेरे पास कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी है। यह क्या मेरे पास, पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर हुआ? चलो फटाफट से इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। चलो डन। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसी को ना अपन लोग रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं कि जो ये मेरे पास इक्वेशन आई है श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन, क्या हम लोग इसको रिड्यूस करके लिख सकते हैं? तो इसका रिडक्शन देखते हैं किस तरीके से इसको रिड्यूस किया जा सकता है। तो एक चीज डिफाइन की और उस चीज का नाम दिया गया बेटा कौन सा, नेवला ऑपरेटर। क्या
क्या नाम दिया गया, जल्दी बोलो फटाफट से, नेवला ऑपरेटर। अब ये नेवला ऑपरेटर क्या होता है, तो नेवला ऑपरेटर को ये बोला गया है, ये है मेरे पास नेवला ऑपरेटर, नेवला ऑपरेटर। ये नेवला ऑपरेटर बराबर होता है बेटा डेल स्क्वायर, डेल साई ऐसे मान लो, डेल साई अपॉन डेल एक्स, डेल साई अपॉन डेल वाई, ठीक, इसी साइड से। और ये क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल साई अपॉन डेल जेड, जेड प्लस 8 पाई स्क्वायर एम। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो वैल्यू है मेरे पास, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, नेवला ऑपरेटर लिख सकते हैं। यदि इसी को हम लोगों ने क्या कर दिया, 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया बेटा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल स्क्वायर। ये डेल स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे पास, डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और ये डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, डेल स्क्वायर डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है, इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, डेल स्क्वायर डाल सकते हैं। तो सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इस साइड में क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर में तो सारी चीज चलेगी, इनटू क्या हो जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0, साई इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है सबको, चलो। अब ये जो ये आया ना मेरे पास, इसको अपन लोग लाप्लासियन ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, लाप्लासियन ऑपरेटर। तो एक तो मेरे पास क्या हो गया बच्चा पार्टी, नेवला ऑपरेटर, और एक क्या हो गया मेरे पास, लाप्लासियन ऑपरेटर के बराबर हो गया। क्लियर है सब लोगों को। सो यहाँ पे ये डेल स्क्वायर साई ऐसे लो, और ये भी किसके रेस्पेक्ट में है, साई के रेस्पेक्ट में। क्लियर है। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, डेल स्क्वायर साई ऐसे, 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है बच्चा पार्टी, हमको एक चीज और पता है कि h जो होता है ये किसके बराबर होता है, h अपॉन 2 पाई के बराबर होता है, समझे। सो यदि मैं h स्क्वायर की बात करूं यहां से, तो h स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, h इंटू कितना 2 पाई, और इसका क्या कर दो स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। ये वैल्यू को मैंने क्या किया, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, डेल स्क्वायर साई इंटू, अब देखो इसकी एच स्क्वायर की जगह पे एच स्क्वायर, ये 4 पाई स्क्वायर, तो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 बचेगा ना इस जगह पे, तो ये आ जाएगा 2m डिवाइडेड बाय एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 0। ये हम लोगों ने इक्वेशन क्या कर दिया है बेटा, रिड्यूस कर दिया है, किसका, श्रोडिंगर का वेव इक्वेशन। अब हम लोग ये समझते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, इसकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले जो होगी, ये क्या है मेरे पास, यहाँ पे लिख देते हैं अपन लोग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका, वेव इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका, वेव इक्वेशन। पहला ये बेटा क्या है, इट इज अ सेकंड ऑर्डर, इट इज अ सेकंड ऑर्डर क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज अ सेकंड ऑर्डर क्या, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कैसा है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसिकली। ठीक है। अब दूसरी बात करें, तो इसके पास हमें ये पता लग रहा है कि बेटा जब इन्होंने वेव्स की इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो इनके पास बहुत सारे सॉल्यूशंस थे, बहुत सारे सॉल्यूशंस थे। उन बहुत सारे सॉल्यूशंस में क्या देखा कि कुछ वैल्यूज मेरे पास ऐसी थी जो वैलिड नहीं थी, है ना, कुछ वैल्यूज ऐसी आ रही थी जो वैलिड नहीं थी, और कुछ चीजें ऐसी थी जो कि इमेजिनरी थी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो सेकेंड पॉइंट हम लोग ये लिख सकते हैं कि आफ्टर आफ्टर सॉल्विंग किसको, वेव इक्वेशन, wave equation, we got several variables, out of which few were imaginary, कुछ तो imaginary थे। क्या सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं मैं, वेरिएबल ना लिखे, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं अपन लोग, सॉल्यूशन लिख सकते हैं, सॉल्यूशन। ठीक। So after solving wave equation, we got several solutions, out of which few were imaginary and few were
फ्यू वर नॉट वैलिड। तो कुछ वैल्यूज ऐसी थी जो कि हमें उनसे ये पता लग रहा था कि ये तो इमेजिनरी हो सकती है, मतलब इमेजिनरी, जस्ट इमेजिन कर सकते हैं, वो वैल्यू अचीव करना पॉसिबल नहीं है। या फिर कुछ ऐसी वैल्यूज आई जिनसे हमारे जो रिजल्ट आ रहे थे वो रिजल्ट प्रूफ नहीं हो पा रहे थे। क्लियर हो रहा है? सो ये हो गई हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स किसका, वेव इक्वेशन, और ये हमने आपको रिड्यूस करके बता दिया कि किस तरीके से वेव इक्वेशन को लिखते हैं। ठीक, फटाफट सा बता रही आगे बढ़ते हैं। चलो डन बच्चा पार्टी। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब बेटा मुद्दा ये आया कि जब भी कोई मेरे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या कर रहा है, मोशन में है, मूवमेंट कर रहा है। तो यदि कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो कि एक वेव फॉर्म में है, मतलब वेव फॉर्म जैसा दिखाई दे रहा है ना, हम लोगों ने तो ये बोल दिया ना कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वेव शो करते हैं, है ना, स्टैंडिंग वेव दिखाते हैं, उसके अंदर स्टैंडिंग वेव का प्रॉपर्टी होता है। तो बेसिकली उन्होंने ये सोचा कि जब मेरे पास कोई भी पार्टिकल होगा, क्या वो पार्टिकल इस तरीके से जा रहा होगा, और यदि ये ऐसे नहीं जा रहा होगा तो ऐसी कौन सी चीज होगी जो कि जिम्मेदार है इसको वेवी नेचर बनाने के लिए, इसको वेवी नेचर बनाने के लिए। तो उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, किसने, श्रोडिंगर ने, एक चीज दी जिसको मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वो है ये साई, जो है क्या, साई। और साई के यदि मेरे को क्या, एक्स वाई जेड और टी, यदि ये सारी वैल्यूज पता लग गई तो वी कैन फाइंड आउट वी कैन फाइंड आउट द प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, पार्टिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल एट दैट पॉइंट एट दैट पॉइंट एट दैट पॉइंट बस उसी समय पे उस जगह पे, उस पर्टिकुलर समय पे उस जगह पे हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। कब, जब हम लोगों को जो ये वेव फंक्शन है इसकी एक्स वाई जेड और टी, टी इज द टाइम, एक्स वाई जेड क्या है मेरे पास, डायरेक्शन, यदि इनकी वैल्यूज पता होंगी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी पार्टिकल की जो कि मोशन में है उसकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब हम लोग इसको ऐसे समझें कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती थी हमारी, है ना, कौन सी वाली वेव्स बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो यदि अपन लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बेसिकली हम लोगों ने बेटा जो देखा था वो डेंसिटी ऑफ किसका, फोटोन की बात की थी वहां पे, है ना, मोस्टली किसके साथ बात की थी हम लोगों ने, फोटोन्स की बात की थी। तो एवरेज डेंसिटी ऑफ फोटोन जो होती है किसके अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, जो एवरेज डेंसिटी ऑफ फोटोन होती है वो बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ई स्क्वायर के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ई स्क्वायर के। सो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, डेंसिटी एवरेज डेंसिटी ऑफ किसका, फोटोन, वो कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, ई स्क्वायर के। अब ई जो है ये है एनर्जी ऑफ एम्पलीट्यूड, एनर्जी ऑफ एम्पलीट्यूड, एनर्जी ऑफ किसका, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा जो मैंने पहले अभी तुमको ई बता दिया था, है ना, वो ई क्या था, बेसिकली हमारे पास एनर्जी थी, टोटल एनर्जी, और ये जो है हमारे पास ये क्या है, ये एवरेज डेंसिटी है किसका, फोटोन का, जो कि किसके बराबर होगा, ई स्क्वायर के, और ई क्या है, एनर्जी ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर है। ठीक है। अब मैक्स बॉर्न जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की, और वो थ्योरी प्रपोज की किसके लिए, फॉर बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट के लिए। सो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, मैक्स बॉर्न। मैक्स बॉर्न सजेस्टेड अ थ्योरी फॉर किसके लिए, फॉर बीम ऑफ लाइट, ना बोल के बीम ऑफ किसका, पार्टिकल्स, बीम ऑफ किसका, पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स हैं उनकी बीम के लिए इन्होंने एक थ्योरी दी, और इन्होंने ये बोला कि जो एवरेज डेंसिटी होगी, उन्होंने क्या बोला, ध्यान देना, मैक्स बॉर्न ने क्या बोला, जो एवरेज डेंसिटी होगी,
एवरेज डेंसिटी ऑफ किसका, ऑफ अ बीम, ऑफ अ बीम ऑफ किसका, पार्टिकल। एवरेज डेंसिटी जो होगा बीम ऑफ किसका, पार्टिकल, ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, साई स्क्वायर के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, साई स्क्वायर के। तो ये इन्होंने अपनी थ्योरी में बोला कि जो बीम ऑफ पार्टिकल्स होंगे यदि उनकी एवरेज डेंसिटी तुम्हें निकालनी है तो वो बेसिकली किस पे डिपेंड करेगा, साई स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, जिस तरीके से इसका एनर्जी ऑफ एम्पलीट्यूड या इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया? मैंने गलती से पहले में भी ई वो यहाँ पे ये लिख दिया था, बट वो क्या था, ई टोटल एनर्जी है, ये क्या है, एनर्जी ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड। डन, उतारो फटाफट से। चलो बढ़े आगे। अब हम लोग साई स्क्वायर के बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये साई स्क्वायर है कौन सी चीज, किसको कहते हैं अपन लोग साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर इज नथिंग बट it is a probability, it is a probability per unit volume, per unit volume of किसका, of a particle at same instant of time, at same instant of time। तो साई स्क्वायर ये बेसिकली हम लोगों को क्या बताता है बेटा, ये हम लोगों को प्रोबेबिलिटी बताता है उस पार्टिकल की होने की, उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर, है ना, किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर वो पार्टिकल है, उसके होने की प्रोबेबिलिटी के बारे में बताता है कौन, साई स्क्वायर, किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। तो यहाँ से साई स्क्वायर से बेसिकली हम लोग क्या सोचने जा रहे हैं कि हम लोग एटम के अंदर क्या देख रहे हैं कि जो मेरे पास इलेक्ट्रॉन है यदि उस इलेक्ट्रॉन की वेवी नेचर है, तो हम लोगों को क्या करना है भाई, हम लोगों को ये समझना है कि उसकी पोजीशन कैसे निकाल पाएंगे, इन शॉर्ट। समझ में आ रहा है? तो उनकी प्रॉपर्टीज को डिटरमाइन करने के लिए एक नया फैक्टर आता है विच इज साई स्क्वायर, जो कि हमको ये बताता है किसके बारे में, प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम पर टाइम, मतलब एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना होगा। क्लियर है? जिस जगह पे वेव फंक्शन क्या है, एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम वेयर, जहां पे वेव फंक्शन जो है, वेयर वेव फंक्शन इज साई, वेयर वेव फंक्शन इज व्हाट, साई। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास कौन सा चीज, साई स्क्वायर। अब नेक्स्ट चीज आती है कि मान लो ये तो पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट की बात होगी, लेकिन यदि हम लोग बात करें साई स्क्वायर डीवी की, सो डीवी क्या हो गया, मतलब हमने क्या किया, एक पर्टिकुलर एक जगह देखी, एक वॉल्यूम फिक्स किया, और उस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर अब हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, इस पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके होने की संभावना क्या है, दैट इज साई स्क्वायर डीबी। सो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है एंड इज ऑलवेज रियल। ये हमेशा कैसा रहेगा, ऑलवेज रियल रहेगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है? सो ये क्या है मेरे पास, दिस इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ किसका, पार्टिकल, ऑफ किसका, पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट व्हाट, वॉल्यूम, एंड it is and it is always real, it never be, it never be what, imaginary, ये कभी भी इमेजिनरी नहीं होता है। इसकी जो भी वैल्यूज होंगी वो बेटा सारी की सारी वैल्यूज कैसी होंगी मेरे पास, रियल होंगी। क्लियर है? अगला चीज, साई जो है वो साई बेसिकली है कौन सी चीज बेटा, तो जो साई है इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल फंक्शन, एक ये मैथमेटिकल फंक्शन है। अब ये जो डिपेंड करता है बेटा, है ना, ये क्या है बेसिकली, हमारे पास एटम जो है वो स्पेयर जैसा माना हुआ है, हम लोगों ने कैसा माना हुआ है, एक स्पेयर जैसा माना हुआ है। तो जो साई है ये हमारा डिपेंड करता है किस चीज पर डिपेंड करता है, ये प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के होने की, ये कम भी हो सकती है, ये ज्यादा भी हो सकती है। मान लो इस साइड में मैंने साई की वैल्यू निकाली, ये प्रोबेबिलिटी निकाली, तो यहाँ पे पता लग रहा है मेरे को ज्यादा आ रही है, लेकिन इस साइड में मेरे पास वैल्यू निकाली तो ये कम आ रही है।
इस साइड में देखी तो ये इधर ज्यादा आ रही है, इस साइड मैंने देखा तो कम आ रही है। तो ये पूरे स्पेयर में यदि हर जगह पे आप लोग चेक करोगे तो इसकी वैल्यू आपको कभी बढ़ती हुई दिखाई देगी, इसकी वैल्यू कभी आपको घटती हुई दिखाई देगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो साई जो है मेरे पास ये क्या है, जस्ट एक मैथमेटिकल फंक्शन है और ये क्या करता है, ये वेरी करता है। ठीक है, सो अगला पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, साई इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल फंक्शन, it is just a mathematical function. the value of the value of the value of किसका, psi varies on किसके ऊपर, सरफेस, है ना, varies on surface. it may increase और डिक्रीज। ये इंक्रीज भी हो सकता है और क्या हो सकता है बच्चा पार्टी, ये डिक्रीज भी हो सकता है। अब जो साई है वो प्रोबेबिलिटी बता रहा है बेसिकली, और हमें कैसे पता लग रहा है कि मान लो ये बोला गया कि जो साई है, साई का वैल्यू यदि ज्यादा है तो प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, उस इलेक्ट्रॉन के होने की ज्यादा होगी। यदि साई की वैल्यू कम है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी जो होगी उस पार्टिकल के होने की वो कम होगी। यदि साई की वैल्यू जीरो होगी, जो कि कहाँ होगा, जब आर इन्फिनिटी होगा, है ना, तो इन्फिनिटी पे हम लोग ये देखते हैं कि जो साई है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, जीरो हो जाएगी। मतलब वहां पे प्रोबेबिलिटी जो होगी वो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, जीरो। सो यहाँ पे अगला पॉइंट हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो ये पॉइंट है सारे, है ना, ये पॉइंट्स हैं जस्ट, ये जस्ट किताब में लिखे होते हैं बेटा, जनरली ये लोग बताते नहीं है, पॉइंट्स लिखवाते नहीं है, मैं जस्ट एक एक चीज को लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो हम लोग क्या बोल रहे हैं, the value of psi increases means probability of finding an electron क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी। if it decreases then probability of finding an electron also decreases and at r is equals to कितना, इंफिनिटी, तो साई इज इक्वल्स टू कितना होता है, जीरो। मतलब यहां पे प्रोबेबिलिटी जो होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन वो कैसा होगा, जीरो। और जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जीरो होता है उस जगह को या उस प्लेन को हम लोग नोडल प्लेन बोलते हैं या नोड बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, नोड। तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम लोग, नोड के नाम से जानेंगे, जहां पे प्रोबेबिलिटी जो होगा फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन कैसा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जीरो, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन लोग, नोड के नाम से जानते हैं। ठीक है, फटाफट से इसको पॉज करके उतारो, मैं आगे बढ़ता हूं। चलो अच्छा, बढ़े आगे। सो और भी कुछ पॉइंट्स हैं साई के, देख लेते हैं एक दो पॉइंट्स और। अब साई जो होगा बेटा एक और चीज से वेरी करता है, किससे, काइनेटिक एनर्जी। साई ऑल्सो वेरीज विथ काइनेटिक एनर्जी। तो जो साई होगा बेटा, साई से अपन लोग क्या कर सकते हैं, साई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। मतलब जितना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी बढ़ता जाएगा उस पार्टिकल का, है ना, उसका जो वेव फंक्शन होगा, जो साई होगा, उसकी वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। समझ में आ रहा है? तो साई जो है बेसिकली वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इट रिप्रेजेंट एम्पलीट्यूड ऑफ किसका, स्पेरिकल वेव। और स्पेरिकल वेव ही क्यों ली हम लोगों ने, क्योंकि उसका जो एटम का जो स्ट्रक्चर है मेरे पास, जो शेप है, वो कैसा लेके चलते हैं हम लोग, स्पेयर मान के चलते हैं, इसीलिए वेव मैंने कैसे मान लिया, स्पेरिकल वेव मान ली है। ठीक है, अब इसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी एटम के अंदर ऑर्बिटल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। एन ऑर्बिटल कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी वेव फंक्शन की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। तो ये साई जो है यहाँ पे n, l, m इस तरीके से यदि लिखा होगा तो आप समझ लेना कि यहाँ पे ये जो n, l, m है, ये ऑलरेडी मैंने आप लोगों को कुछ क्वांटम नंबर्स पढ़ाए हैं, है ना, जिसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये सारे के सारे क्वांटम नंबर यहीं से डिराइव होते हैं, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ही डिराइव होते हैं। समझ में आ रहा है? तो कभी भी तुम्हारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि साई और नीचे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, NLM लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बेसिकली कभी भी इस तरीके से आ गया
कभी भी इस तरीके से आ गया, मान लो यहाँ पे क्या लिख दिया, साई 421, 421 लिख दिया, 421, तो इसका मतलब क्या है, फोर्थ तो क्या है यहाँ पे, ये शेल है, फोर्थ क्या हो गया हमारे पास, शेल हो गया। टू लिखा हुआ है तो मुझे पता है एल का वैल्यू क्या होता था, एस पी डी कितना, 0 1 2, तो यहाँ पे 2 है तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हो गया। अब 1 लिखा हुआ है तो 1 का मतलब हो गया मेरे पास क्या, अब या फिर यहाँ पे 0 मान लो, यहाँ पे पहले तो 0 मान लोगे तो कौन सा हो जाएगा, डी जेड स्क्वायर। तो बेसिकली साई जो है, साई के साथ यहाँ पे जो वैल्यूज लिखी हुई हैं, ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है, एन को, ये रिप्रेजेंट करती है एल को, और ये रिप्रेजेंट करती है एम को। ये बेसिकली हमारे पास सॉल्यूशन मिला, कब मिला, एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद। एक हाइड्रोजन का एटम हम लोगों ने लिया और उस हाइड्रोजन के एटम के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया, और वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बात समझ में आ रहा है, बट लास्ट में हमको जो सोल्यूशन मिलता है वो इस फॉर्म में मिलता है, साई एन एल एम की फॉर्म्स में, जहां से एन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल है एजीमुथल क्वांटम नंबर या फिर उसको समरफेल्ड भी बोल देते हैं, और एम इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच वाज गिवन बाय लैंडे। क्लियर हुआ। सो ये कहानी होगी हमारे पास, अगला पॉइंट होगा किसका, साई का। अब हमें बच्चा पार्टी ये समझना है कि जो लैम्डा आया मेरे पास है ना, इन्होंने एक वेवलेंथ का भी फॉर्मूला दिया, और उस वेवलेंथ के फॉर्मूले में इन्होंने हम लोगों से कंपेयर करवाया किसको, ई माइनस वी को, किसको, ई माइनस वी, ई वॉज द टोटल एनर्जी एंड वी वॉज द पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारा एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के अंदर आ रहा था। ठीक है, और इनके अनुसार ये बोला गया कि लैम्डा जो होगा, लैम्डा जो होगा, लैम्डा क्या है हमारे यहाँ पे मेरे पास, लैम्डा इज द वेवलेंथ, लैम्डा इज द वेवलेंथ, किसका वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है। ठीक है, सो एच डिवाइडेड बाय, एच डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास, 2m, 2 टाइम्स ऑफ m, ई माइनस वी, और यहाँ पे कौन सा है मेरे पास, ये साई, 2m ई माइनस वी, और साथ में क्या आ गया मेरे पास, साई, और इसकी जो वैल्यू है मेरे पास वो कितना है बेटा, इसकी वैल्यू जो है मेरे पास वो कितनी वैल्यू है, 1/2, या फिर ये साई यहाँ से हटा दो तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, लेमडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन 2m, m इज द मास, ई माइनस वी, ई माइनस वी ये हम लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में देखा था। तो यहाँ से हम लोगों को क्या पता लग रहा है कि जो ई माइनस वी है, ई माइनस वी का जो वैल्यू है ये कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है किससे, लैम्डा से। मतलब ई माइनस वैल्यू का जितना ज्यादा होगा, लैम्डा कैसा होगा उतना कम होगा, लैम्डा कैसा होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, उतना कम होगा। मतलब टोटल एनर्जी में से तुम लोग पोटेंशियल एनर्जी निकाल दोगे तो बची हुई क्या हुई, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी जो है मेरे पास जितनी ज्यादा होगी उसके अंदर, लैम्डा बेसिकली उसका कैसा होगा, मेरा कम होगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो लैम्डा है वो सिर्फ और सिर्फ बेटा तभी वेरी करता है जब वो पार्टिकल मोशन में होगा, यदि वो पार्टिकल रेस्ट में आ जाएगा तो ये मेरा कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो साई है ऑलवेज वेरीज, always varies when particle, when particle is in motion, when particle is in motion, when particle is in motion, but if particle, but if particle is at rest, is at rest, तो जो साई होगा ये कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा बेटा, जो साई होगा ये कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर है, फटाफट से इसको लिखो, आगे बढ़ते हैं। चले बच्चा पार्टी, बढ़े आगे। चलिए, सो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट इज क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी, नेक्स्ट इज क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी। अब ये बेसिकली ना हमारे दो स्टेप में कंप्लीट हुई है ना। पहले स्टेप में क्या किया, जो श्रोडिंगर थे उन्होंने क्या किए, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दी किसकी, साई की, और ये बताया कि हर एक वैल्यू जो होगी साई की वो एक ऑर्बिटल के बारे में बताएगी हम लोगों को। समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट इज क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट है ना। सो नेक्स्ट इज क्वांटम, क्वांटम मैकेनिकल, मैकेनिकल क्या ट्रीटमेंट, क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट। और यहाँ से दो स्टेप में करते हैं अपन लोग इसको। स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन, श्रोडिंगर gave different values, श्रोडिंगर gave different values of किसका, psi, and each value
ईच वैल्यू ऑफ किसका, साई डिफाइंड अ न्यू ऑर्बिटल। मतलब जो श्रोडिंगर थे, इन्होंने क्या किया, अपनी वेव इक्वेशन से बहुत सारी साई की वैल्यूज दी, और साई की वैल्यूज से हमको ये पता लगा कि हर एक साई की वैल्यू जो होगी वो पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल के बारे में हम लोगों को क्या कर रही है, आइडिया दे रही है। बात समझ में आ गया। अब जो सेकंड स्टेप था, सेकंड स्टेप बेसिकली इनका ये डिपेंड था वैल्यू ऑफ किस पे, पोजीशन, एनर्जी, मोमेंटम, किसका, उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का। तो जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसका किस तरीके से हम लोग पोजीशन को, एनर्जी को, मोमेंटम को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, किसकी हेल्प से, बाय यूजिंग साई। समझ में आ रहा है। सो सेकंड स्टेप जो आया मेरे पास वो था कैलकुलेशन ऑफ किसका, पोजीशन, एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ अ microscopic particle is defined by psi। किससे डिफाइन किया गया, जल्दी बोलो फटाफट से, उसको साई से डिफाइन किया गया। बात समझ में आ रही है। सो यहाँ पे एक तो साई है मेरे पास, और दूसरा मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, वो है मेरे पास कौन सा, साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर का वैल्यू आपको इतना समझना है कि जहां पे साई स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना है, 0। इसका मतलब यहाँ पे क्या बोला था मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0। और इसको अपन लोग नोड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, नोड। साई स्क्वायर की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1। और ये 1 का मतलब हुआ कि यहां पे क्या होगा, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। और ये क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट जो था, ये किसके लिए था, फॉर हाइड्रोजन एटम। बेसिकली हम लोगों ने हाइड्रोजन एटम लिया, और हाइड्रोजन एटम लेने का सर रीजन क्या था। सो हाइड्रोजन एटम बेटा मेरे पास कैसा है, उसके ऊपर जो हम लोग वैल्यूज को डिटरमाइन करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करेंगे, उनको डिटरमाइन करना आसान होता है क्योंकि छोटा है और उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए। समझ में आ रहा है। सो हम लोगों ने क्या ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन ले लिया। अब हाइड्रोजन एटम को हमें समझने के लिए क्या किया एग्जैक्टली, तो हमको ये मिटाना पड़ेगा। तो आप फटाक से इसको उतारो, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, करिए जल्दी। चलिए। सो दो सिस्टम माने बेसिकली, है ना, दो सिस्टम माने, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम माना और एक कार्टेशियन सिस्टम माना, है ना। कौन कौन सा माना बेटा जी, एक कार्टेशियन माना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, एक्स वाई और जेड। क्या होते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, एक्स वाई और जेड। और एक होते हैं हमारे पास कौन से, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे उसको, जल्दी बोलो फटाफट से, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। तो एक हो गया हमारे पास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट। अब यहाँ पे हम लोगों को ये समझना है कि जो स्पेरिकल कोऑर्डिनेट है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे एक तो मेरे पास आर है, और एक कौन सा है मेरे पास, थीटा है, और एक क्या है मेरे पास, फाई है। ये तीन चीजें हैं। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे देखिए, मान लो एक मेरे पास एक्सिस ये है, एक मेरे पास एक्सिस ये है, और एक मेरे पास एक्सिस ये है। सो दिस इज बेसिकली एक्स, दिस इज बेसिकली वाई, एंड दिस इज बेसिकली जेड। ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यहाँ से इस जगह से मेरे पास एक पार्टिकल है, और ये पार्टिकल कुछ इस तरीके से मेरे पास प्रेजेंट है, और इसकी दूरी जो है ये आर है, इसकी दूरी जो है ये आर है, समझे। इसको मैंने कुछ इस तरीके से बना रहा हूँ, ध्यान देना सब लोग। ये कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया इसको। ठीक है। तो अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कैसा है बेसिकली। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरे पास वाई एक्सिस हो गया, ये मेरे पास जेड एक्सिस हो गया, और इस साइड से आप इसको ऐसे एज्यूम करो कि इस तरीके से है, आपकी तरफ निकला हुआ है बाहर, ये आर डिस्टेंस पे है। क्लियर हुआ सब लोगों को। अब
यहां से मुझे क्या समझना है बेटा जी कि ये जो एंगल है मेरे पास, ये वाला, इस एंगल को मैंने बोल दिया थीटा। क्या बोल दिया इसको, जल्दी बोलो फटाफट से। इसको बोल दिया मैंने थीटा। ठीक है, यदि ये थीटा है तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाई वाला है ना, ये वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा। और इसकी वजह से ये वाला जो होगा एक्स एक्सिस, ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा, आर साइन थीटा हो जाएगा। अब ये वाला जो एंगल है बेटा, इसको मैंने बोला है फाई। जल्दी देखना फटाफट से, इसको मैंने क्या बोल दिया, जल्दी बोलो फटाफट से, ये फाई। तो यदि ये आर साइन फाई है तो साथ में क्या हो जाएगा, सॉरी, आर साइन थीटा है तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा फाई। इस साइड में ये क्या होगा, तो ये होगा मेरे पास आर, आर साइन थीटा और साइन ही फाई होगा। समझ में आ रहा है, ये क्या होगा, आर साइन थीटा और साइन फाई। क्लियर है। तो यहां से मेरे पास एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट मेरे को मिल गया। तो यहां से मुझे क्या पता लग रहा है कि जो एक्स है मेरे पास, ये एक्स किसके बराबर है, आर साइन थीटा कॉस फाई के बराबर है। वाई किसके बराबर है, वाई है बेटा तुम्हारा आर कॉस थीटा के बराबर है। और यहां से z जो है ये आ रहा है तुम्हारे पास आर साइन थीटा साइन फाई के बराबर आ रहा है। क्लियर है। अब मैंने क्या किया, ध्यान देना, अब मैंने क्या किया, मैंने नहीं, ये सब श्रोडिंगर कर रहे हैं, मैं तो तुमको बता रहा हूं बस कि कैसे हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो इन्होंने क्या किया कि बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल दिया, आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बोल दिया, आर स्क्वायर। अब इससे क्या हुआ बताता हूं आपको, फटाफट से इसको जल्दी। चलें। सो इसमें हम लोगों ने देखा कि दो कोऑर्डिनेट है मेरे पास, कौन कौन से, एक तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है और एक कैसा मेरे पास स्पेरिकल कोऑर्डिनेट है। तो बेसिकली स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं इनका यूज करना थोड़ा ज्यादा सही है। क्यों सही है, क्योंकि जो हमारा एटम है वो एटम खुद एक कैसा है, स्पेरिकल है। समझ में आ रहा है। तो पोलर कोऑर्डिनेट को हम लोग लेते हैं, किसको लेते हैं अपन लोग, पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं। ठीक है। सो ये कुछ इस तरीके से मेरे पास आ रहा था। क्लियर है सबको यहाँ तक। अब हम लोग इसके आगे चल रहे हैं। तो जब श्रोडिंगर ने क्या किया, उन्होंने अपनी इस इक्वेशन को क्या किया बेटा, सॉल्व किया। उन्होंने अपनी इस इक्वेशन को क्या किया, सॉल्व किया। और जब सॉल्व किया किसके लिए, फॉर स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, है ना। आफ्टर सॉल्विंग, आफ्टर सॉल्विंग द वेव इक्वेशन, आफ्टर सॉल्विंग द वेव इक्वेशन ऑफ किसका, पोलर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट, ही गॉट ही गॉट रिजल्ट। उनको उनको क्या मिला, एक रिजल्ट मिला। उनको क्या मिला, एक रिजल्ट मिला। और वो जो रिजल्ट था वो किस टर्म में था, वो था साई आर कॉमा थीटा कॉमा फाई, कुछ इस तरीके से मिला। ये उनका रिजल्ट था, है ना। वेव इक्वेशन को क्या किया उन्होंने, सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद उनको रिजल्ट क्या मिला, साई आर थीटा और फाई। ठीक है, ये ऑब्टेन हुआ। जहां पे ये हमको पता लग रहा है कि जो मेरे पास आर है, ये आर को हम लोगों ने बोला कौन सा पार्ट, कि जो हाइड्रोजन एटम था उसके जो इलेक्ट्रॉन है मेरे पास वो आर दूरी पर रखा हुआ था। तो ये क्या बता रहा है, इसके रेडियल पार्ट के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है, जल्दी बोलो फटाफट से, ये रेडियल पार्ट के बारे में बताता है, जो कि हमको साइज के बारे में बता सकता है कि उसका साइज कितना बड़ा होगा, या फिर हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं यहाँ से कि वहां से न्यूक्लियस से उसकी बेसिकली दूरी कितनी होगी। ठीक है। तो ये कौन सा हो गया मेरे पास, रेडियल पार्ट हो गया। जो दूसरा वाला पार्ट है वो है मेरे पास बेटा इसका कौन सा, एंगुलर वाला पार्ट। कौन सा पार्ट है वो, एंगुलर पार्ट। तो ये जो है ये दोनों बताते हैं किसके बारे में, एंगुलर पार्ट के बारे में। किसके बारे में बता रहे हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, एंगुलर पार्ट के बारे में। और इन्हीं चीजों की हेल्प से जब उन्होंने क्या किया, साई की मेरे पास डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज ली और अलग अलग जगह पे ये थीटा चेंज किया, तो उनको क्या ऑब्जर्व हुआ, इन सबको सॉल्व करने के बाद उनको बेटा एक नई चीज मिली जिसका नाम मैंने अभी ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि जो साई है वो कैसे था, एन कोमा एल कोमा एम। इन सब चीजों को सॉल्व करने के बाद मेरे पास क्या हुआ, क्वांटम नंबर की खोज हुई। क्वांटम नंबर की क्या हुई, बेसिकली हमारे पास खोज हुई, क्योंकि हमने बोला था कि जो साई की वैल्यू आएगी वो एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। समझ में आ रहा है, वो एन की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से होगा, वो जीरो नहीं होगा। क्लियर हुआ सब लोगों को।
और हमें ये पता लगा कि ये जो सिस्टम है, ये जितना भी हम लोगों ने किया है, ये भी कैसा कंसीडर किया गया फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जब हम लोग मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज लेंगे तो उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं दे रहा था। हाँ, हालांकि हम लोग कुछ एजम्पशंस मान लें तो उसके रिजल्ट को निकाल सकते हैं, बट एग्जैक्ट वैल्यू की निकालेंगे तो वो एग्जैक्ट वैल्यू हमारा नहीं निकलेगा। क्लियर है? सो ये कहानी थी हमारे पास आज की क्लास की। अभी इसमें कल की क्लास में हम लोग देखेंगे बेटा कि क्वांटम नंबर कौन कौन से हैं। हालांकि मैंने वो क्वांटम नंबर पढ़ा दिया है, इसीलिए मैं यहाँ पे उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ एक नई दो चीज होंगी, एक दो चीज उसके बारे में देख लेंगे। बाकी का क्वांटम नंबर ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है। तो जिन लोगों ने क्वांटम नंबर नहीं पढ़ा है वो बेसिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर जाके देखिए, आपको वहां से क्वांटम नंबर समझ में आ जाएगा। सो आज की क्लास को बच्चा पार्टी हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, और अगली वाली क्लास में मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको इनके शेप्स के बारे में बताऊंगा, और जो हमारी थ्योरी है पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, अफबाउ प्रिंसिपल, ये क्या है, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।